अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस फाइनेंस। और चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लोज। और पिछला जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बैलेंस शीट के बारे में बात की थी। बैलेंस शीट है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, और बैलेंस शीट एक टिपिकल बैलेंस शीट कैसे नज़र आती है वो हमने देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम स्टेटमेंट के बारे में है। द इनकम स्टेटमेंट को हम डिफाइन करेंगे। इनकम स्टेटमेंट है क्या ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ है कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, जो बहुत सारी लिखाई होती है उसमें क्या क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट नज़र कैसे आता है इनकम स्टेटमेंट। फिर थोड़ी सी डिफरेंस होती है मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और एक सर्विसेज इंडस्ट्री के इनकम स्टेटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। और फिर डबल टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे कि अक्सर आपने डबल टैक्सेशन के बारे में सुना होगा, ये क्या है। इनकम स्टेटमेंट की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वानहान कहता है कि द इनकम स्टेटमेंट समराइजेज द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ ईयर और अ क्वार्टर। इनकम स्टेटमेंट जो होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी बिजनेस के कितने रेवेन्यू हैं, कितने आमदन हैं और कितने एक्सपेंडिचर हैं, कितने अखराजात हैं, उसकी एक समरी होती है, एक खुलासा होता है आपके आमदन और अखराजात का। और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो सिंपली या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। आपके 100 रेवेन्यू है और 80 आपके एक्सपेंडिचर है, 20 रुपये आपका प्रॉफिट है। आपके एक्सपेंडिचर 100 है और रेवेन्यू आपका 80 है, तो 20 आपका लॉस हो गया। तो इनकम स्टेटमेंट जो है ये किसी एक टाइम पीरियड में की समरी होती है। ये टाइम पीरियड नॉर्मली क्वार्टर होता है या 1 ईयर होता है। बाय क्वार्टर वी मीन क्वार्टर ऑफ अ ईयर, दैट इज 3 मंथ्स पीरियड, यानी या 3 महीने का होता है या साल का होता है। जनरली जो कंपनीज होती हैं, जो कॉरपोरेशन होते हैं, वो अपने क्वार्टरली स्टेटमेंट बनाते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, मार्च, फिर जून, फिर सितंबर और फिर दिसंबर। 4 क्वार्टरली स्टेटमेंट होती हैं। और दिसंबर का हर क्वार्टर का अलग भी होता है और कम्युलेटिव भी होता है कि अप टू मार्च तक कितना है, मार्च का अपना, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर अप टू जून और 2 क्वार्टर का टोटल कम्युलेटिव क्या है। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में बुनियादी जो एक फ़र्क है कि बैलेंस शीट का हम कहते हैं कि एज ऑन फलानी डेट, एक डेट मेंशन करते हैं, एज ऑन 31/12/2021। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में एज ऑन नहीं होता बल्कि फॉर द पीरियड एंडेड, उसमें एंडिंग पीरियड हम बताते हैं कि इस पीरियड के एंड पे हमारा ये इनकम स्टेटमेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। एक टिपिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे नज़र आता है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है। और इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होते हैं, ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न्स या डिस्काउंट्स। अगर सेल आपने 100 रुपए की है लेकिन उसमें से 20 रुपए के प्रोडक्ट आपके वापस आ गए हैं, तो वो माइनस करके ये आपका नेट सेल होगा। या आपने 2%, 3%, 5% डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट माइनस करके नेट जो आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, तो सबसे पहले टॉप पे आपके पास रेवेन्यूज होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अपनी भी एक स्टेटमेंट बनती है, जो अगर कभी हम कास्ट अकाउंटिंग पे काम करेंगे तो उसमें मैं समझाऊंगा। उसमें सिंपली जो चीज़ें आपने बेची हैं, चूंकि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, तीनों जितना आपका किसी जो आपने चीज़ें बेची हैं उस पर आपकी कास्ट कितनी आई थी। इस केस में हमने 60 का है, लेट्स सपोज ये 60 मिलियन है, तो 100 मिलियन आपका टोटल रेवेन्यू है, 60 मिलियन आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका बचा है वो 40 आपके पास बच गया है। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस,
ये बिजनेस जब आप रन कर रहे थे तो सिर्फ उसमें मटेरियल और लेबर और ओवरहेड्स नहीं थे, बल्कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, आपकी मैनेजमेंट भी थी, उसके खर्चे आए थे, तो वो खर्चा आप लेंगे। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, आपने मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे एक्सपेंसेस थे, उन सबको ऐड किया। और उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, अदर जो एक्सपेंसेस हैं, इन सबको इकट्ठा किया आपने, और ये आपके बने 5 + 5 + 5 15, ये माइनस किए, तो उसके बाद ये आपके पास जो फिगर आता है 25, ये ऑपरेटिंग इनकम है कि बिजनेस के ऑपरेशन से आपकी कितनी इनकम हुई है। तो ये जो 25 है ये बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम है। इसमें से मजीद एक्सपेंसेस और इनकम्स अगर हैं, अगर अदर इनकम है जो आपके बिजनेस के कोर बिजनेस एक्टिविटीज के अलावा कोई इनकम है, लेट्स सपोज कोई एसेट था, उसकी बुक वैल्यू आपके किताबों में 100 रुपये थी और उसको आपने 110 का बेचा, तो अब ये क्या है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, एसेट आपने डिस्पोज किया और उससे इनकम हासिल की। अब आपका कोर बिजनेस इन एसेट के डिस्पोज करना या सेल करना नहीं है, कोर बिजनेस के अलावा आपकी कोई इनकम है तो वो अदर इनकम में आ जाती है। उसके बाद अगर अदर एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के अलावा तो वो, और दोनों का नेट हमारे पास 5 बनता है, और चूंकि इनकम ज़्यादा है तो 5 पॉजिटिव है, ये हम ऐड करते हैं अपने ऑपरेटिंग इनकम में, और नेट जो हमारे पास आता है ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम EBIT कहते हैं। तो EBIT हमारा 25 + 5 30 हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपने लोन्स लिए थे उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो वो 10 है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो हमेशा टैक्स से पहले डिडक्टेबल होता है, क्योंकि उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता जितना आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस किया है, तो वो आपने माइनस किया। इसके बाद जो बचा ये है आपका EBT, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अब ये वो अर्निंग है जिन पे आपने टैक्स पे करना है 20, और इनकम टैक्स एक्सपेंस लेट्स सपोज 7 बनता है 35% के रेट से, तो आपका नेट इनकम या जिसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं ये 13 है, और ये इनकम है जो बिजनेस को अवेलेबल है, जिसमें से वो डिविडेंड पे करना चाहें तो डिविडेंड पे कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स रखना चाहें, रिटेन करना चाहें तो वो रिटेन कर सकते हैं। तो ये एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट है। उसके बाद सर्विसेज इंडस्ट्री का इस तरह मुख्तलिफ होता है कि उसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होती, क्योंकि आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। उसमें भी नेट सेल्स होता है, ग्रास सेल्स माइनस रिटर्न माइनस डिस्काउंट, टोटल आपकी सेल्स कितनी है। अब जब सर्विसेज होती हैं तो सर्विसेज कोई उसमें रिटर्न्स मैन्युफैक्चरिंग की तरह नहीं होती हैं, बल्कि उसमें क्या होता है कि किसी ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी लेकिन फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया, उसने काम नहीं लिया, तो वो आपकी लाइबिलिटी समझी जाएगी, तो वो रिटर्न्स में आ जाएगा। और किसी को आपने डिस्काउंट दी है तो टोटल नेट सेल्स से आपका रेवेन्यू जो है वो लेट्स सपोज यहाँ हमने कहा 100 है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस जमा होके आपके नेट रेवेन्यू से जब निकलती हैं तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। यहाँ पे फिगर जो है वो गलत है, 25 नहीं है, वो पिछले का कॉपी पेस्ट है, यहाँ पे हमारे पास 85 बनेगा। उसके बाद अदर इनकम आपकी आ जाती है, अदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं नेट, और जो बचता है वो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर आपने कोई लोन्स लिए हुए हैं तो ये अर्निंग बिफोर टैक्सेस, और इनकम टैक्स एक्सपेंस अगर आपका है वो माइनस करके, और नेट इनकम या डिस्पोजेबल इनकम आपका बनता है। तो इसके फिगर्स को इग्नोर कीजिएगा, इसमें गलती है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री में कि मैन्युफैक्चरिंग में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, लेकिन आपकी जो सर्विसेज इंडस्ट्री है उसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे आपके पास सिर्फ लेबर एक्सपेंस तो हो सकता है, इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस आपके नहीं होते। तो ये टिपिकल कुछ इनकम स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप किसी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे
तो वहाँ पे आपको ये जो जितने हेड्स लिखे हुए हैं, नेट सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इसके साथ एक हिंसा लिखा होता है जो नोट्स होते हैं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर उसी नंबर को लेके आप नीचे जाएंगे नोट्स में, तो नोट्स में आपको उसकी फर्दर डिटेल मिलती है। यहाँ पे वो एक सिंपल फिगर नज़र आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो 5 हैं, लेकिन ये 5 की कंपोजिशन क्या है वो नीचे नोट्स में दी हुई होती है। उसके बाद हम डबल टैक्सेशन की बात करते हैं। डबल टैक्सेशन जो होता है वो कंपनीज में होता है, और इसको कंपनीज के डिसएडवांटेजेस में भी हम कहते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि उनको ये एडवांटेज है कि उनकी सिंगल टैक्सेशन होती है। डबल टैक्सेशन क्या है? डबल टैक्सेशन ये है कि लेट्स सपोज एक कंपनी है और उसने प्रॉफिट किया 100 मिलियन का जस्ट बिफोर टैक्स प्रॉफिट। अब उस पर 35% टैक्स लगा, तो पीछे 65 मिलियन जो है वो उसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बना। अब इस प्रॉफिट 100 मिलियन पे उसने 35 मिलियन टैक्स पे कर दिया, तो ये डिस्पोजेबल इनकम है। लेकिन यही इनकम जब शेयर होल्डर्स में, मालिकों में तकसीम होती है, अगर उनको डिविडेंड दिया जाता है, तो मालिक के इनकम पे दोबारा टैक्स लगता है और इसको डबल टैक्सेशन कहते हैं। और ये सिर्फ कॉरपोरेशन या कंपनीज में होता है। तो ये डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में होगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है बिजनेस में। और आप किसी भी कंपनी के एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अगर वो देखेंगे तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़रूर होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली आपके बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को बेहतर तरीके से समझने और एनालाइज करने में मदद देता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये किस तरह बनाया जाता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम मिल जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।